तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। लास्ट क्लास की जब हम बात करें तो हमने क्या डिस्कस करा था, हमने जाना था कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो आपको फूड से मिलती है। मतलब फूड जो आप इंजेस्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज थी हमने जिनके बारे में डिस्कस करा था, हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, या फिर फंजाई की बात करें, या फिर बैक्टीरिया की बात करें, उनके लिए जो भी उनका फूड है उससे उन्हें एनर्जी मिलता है। वो जो फूड है जब वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद उसका होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या था? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस था। अब उस फिजियोकेमिकल प्रोसेस के बाद फाइनली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो फूड होता है वो फाइनली सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होगा आपके अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा आपका ग्लूकोज। तो फाइनली जब वो ग्लूकोज में टूट जाता है तो उस ग्लूकोज का सेल्स में एब्जॉर्प्शन होता है, और सेल्स में एब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनली उसके ऊपर एक्ट करते हैं उसके बायोकेमिकल एंजाइम। मतलब उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और या फिर हम कहें उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली जो ऑक्सीडेशन की साइकिल है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस के पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या होता है, कितने टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, या फिर एम्फोबॉलिज्म क्या होता है। इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स। एंड चलिए, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक बार थोड़ा क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था। हमने जाना था जो एनिमल्स होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज की बात करें, कुछ भी, मैं यहां पे ऑर्गेनिज्म लिख दे रहा हूं सिंपल। इसके अंदर सभी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, या फिर हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, सभी आ गए। तो उन सभी को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है कहां से? फूड से। अब वो फूड जब उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके ऊपर होता है फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है डाइजेशन। डाइजेशन। अब इस डाइजेशन के बाद फाइनली जब आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स फाइनली सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये जो सेल्स हैं इनके अंदर होता है इनके साथ एक दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को ही अब हमें आगे डिस्कस करना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इस रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है। अब जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में जो कन्वर्जन था, ये हुआ था आपका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू, या फिर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव रिएक्शन, जैसे पेप्सिन एंजाइम, पेपेन एंजाइम, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के गास्ट्रिक एंजाइम। तो इस प्रोसेस को कहा गया डाइजेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर, सेल के अंदर, यानी कि हम बात करें तो सेल के अंदर जो सिंपल मॉलिक्यूल का जो कन्वर्जन होता है आपका एटीपी में बनता है फाइनली। अगर हम बात करें अब अमाइनो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्रिएट होंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर डाइजेशन होगा तो फाइनली क्रिएट होगा आपके ग्लूकोज, या फिर स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, ग्लूकोज होगा या फिर फ्रक्टोज, कुछ भी हो सकता है बच्चों, फ्रक्टोज। ठीक है। अब अगर हम इस प्रोसेस को तो नाम दिया गया था आपका डाइजेशन, ये था आपका डाइजेशन। तो इतनी बात हमें लास्ट क्लास में हमें पता थी, और उसके बाद हमने डिस्कस करा था अब इन मॉलिक्यूल्स को सेल्स के पास जब एब्जॉर्ब हो गए हैं तो इनका होगा रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के अंदर किस तरीके से कौन कौन सी रिएक्शन काम करती है, उन सभी रिएक्शंस को कहा जाता है बेसिकली। अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो ओवरऑल रिएक्शन आपकी बॉडी में जो चल रही हैं, आपकी सेल्स के अंदर जो रिएक्शन चल रही हैं, जिनको जरूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सिंथेसिस के लिए, ऑक्सीडेशन पाथवे, रिडक्शन पाथवे, इन सभी को कलेक्टिवली बोला जाता है आपका मेटाबॉलिज्म। मतलब जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो चल रही हैं, ओवरऑल रिएक्शंस को, ओवरऑल रिएक्शंस, ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस को नीचे लिखना, बायोकेमिकल रिएक्शंस occur in the body cells to create or break down, मतलब तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए जितनी भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रही हैं आर कलेक्टिवली नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। मतलब ये क्या कहलाती है आपकी? मेटाबॉलिज्म। इसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अब उन रिएक्शंस में कुछ ब्रेक भी होता है और कुछ क्रिएट भी होता है और कुछ ब्रेक भी होता है। तो मतलब कुछ बनता भी है और कुछ टूटता भी है। उन सभी रिएक्शंस को जिनमें कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, इसको कंप्लीटली बोला गया मेटाबॉलिज्म। मतलब सेल के बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जो भी रिएक्शंस चल रही हैं, जिनमें कुछ फॉर्म हो रहा है या फिर कुछ ब्रेक हो रहा है, तो उसको फाइनली बोला गया, कलेक्टिवली क्या बोला गया? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को फर्दर डिवाइड करा गया है। अब इसमें कुछ टूट भी रहा है, कुछ बन भी रहा है। अगर हम क्रिएटिविटी और ब्रेकडाउन की बात करें, जिसमें कोई ऐसे बाय प्रोडक्ट्स या फिर एटीपी या फिर कुछ भी जो रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो चीज अगर बन रही है, अगर बिल्डिंग की बात करें, अगर
फॉर्मेशन की बात करें, क्रिएशन की बात करें, कोई भी बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहा है, बाय प्रोडक्ट, ठीक है, जो नेसेसरी है सेल की ग्रोथ के लिए, नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, मतलब सेल की ग्रोथ और डिवीजन के लिए जो जरूरी है बाय प्रोडक्ट, अगर वो क्रिएट हो रहा है तो ये कहलाएगा बेटा आपका एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, और कट कर रहे हो बेसिकली, तो वो कहलाता है आपका कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, मतलब जिसमें किसी भी बाय प्रोडक्ट्स का टूटना हो रहा है, जिससे आपको एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कुछ भी बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं जिससे कट करके, मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद निकल रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। अब एम्फाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसमें ब्रेक डाउन और इसमें क्रिएशन दोनों एक साथ होते हैं, मतलब ब्रेक डाउन, पहले ब्रेक डाउन हो या फिर बाद में ब्रेक डाउन हो, या फिर पहले क्रिएशन हो या फिर बाद में क्रिएशन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर क्रिएशन और ब्रेक डाउन दोनों हो रहा है किसी भी रिएक्शंस के अंदर, तो उसे हम कहेंगे एम्फाबॉलिक, एम्फीबॉलिक पाथवे या फिर एम्फीबॉलिज्म, एम्फीबॉलिज्म, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि सेल्स के अंदर जितनी भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही है, जिसमें कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनको कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। मतलब हम बात करें तो एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, जिसमें कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, किसी बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, तो हमने उसे नाम दिया एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जस्ट इसका उल्टा है कि अगर किसी रिएक्शंस के अंदर कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे आपके कुछ बायो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो और वो आपकी सेल्स के लिए नेसेसरी है, तो इसे हम कहते हैं आपका कैटाबॉलिज्म। और एम्फीबॉलिज्म या फिर हम एम्फीबॉलिक पाथवेज की बात करें तो सेल के अंदर जिस किसी भी रिएक्शन के अंदर ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया है एम्फीबॉलिज्म। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब रेस्पिरेशन का इस मेटाबॉलिज्म से क्या लेना देना, क्योंकि रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स रन होंगी। अभी हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट करा है। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो ये आपकी होती है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है आपका फाइनली पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जिसके बाद आपका क्रिएट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर आपका जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये होती है क्रेब्स साइकिल आपकी। ये को आपको एक फ्लो डायग्राम बताया गया यहां पर अभी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेशन के पाथवेज हैं। अब इस रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो आपका आगे यही साइकिल परफॉर्म होगी, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस का फाइनली होगा पायरुवेट, पायरुवेट बनने के बाद क्रिएट होगा आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रेस्पिरेशन आगे जाएगा और फाइनली आपके एटीपी क्रिएट होंगे और एनर्जी जनरेट होगी। लेकिन जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो इसमें कम एटीपी जनरेट होंगे आपके रेस्पिरेशन में, वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब इन्हीं रेस्पिरेशन की डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं, इसमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, हम बात करें फर्मेंटेशन की कुछ रिएक्शन या फिर ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन, या फिर हम बात करें कुछ बाय प्रोडक्ट जिसमें सिंथेसाइज हो रहे हैं क्रैब साइकिल की, तो इसमें से कुछ एम्फीबॉलिक पाथवे हैं, कुछ आपके कैटाबॉलिज्म पाथवे हैं, या फिर हम बात करें कुछ एनाबॉलिज्म पाथवे। अब जो भी रिएक्शन में अगर कुछ बन रहा है तो वो एनाबॉलिज्म है, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपका कैटाबॉलिज्म, अगर दोनों ही एक साथ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। अब उसी बेसिस पे इन रिएक्शंस को डिवाइड करा गया है मेटाबॉलिज्म के अंदर। देखो नेचर हम जानते हैं, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर बिल्ड करना कुछ भी। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकिंग, एंड एनाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग बोथ। एनर्जी की बात करें तो कंज्यूम होंगे एटीपी, एनाबॉलिज्म में एटीपी कंज्यूम होते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, एटीपी कंज्यूम। कैटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होंगे एटीपी, और एम्फीबॉलिज्म में दोनों, मतलब यूज भी होंगे और क्रिएट भी होंगे। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ एनाबॉलिज्म रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि आपके एटीपी जो है वो जनरेट हो रहे हैं, तो कंज्यूम होंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि डार्क रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ग्लाइकोलिसिस में कैटाबॉलिज्म होगा, आपके एटीपी प्रोड्यूस होंगे, और क्रैब साइकिल में क्या होगा आपका एम्फीबॉलिक, इसमें क्रिएट भी होंगे और यूज भी होंगे। एटीपी नहीं, इसमें क्रिएट आपके डिफरेंट डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एटीपी स्पेशली नॉट एटीपी, एटीपी इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एटीपी का यूज भी होता है, कुछ एनर्जी का यूज भी होता है। टाइप्स, इट इज एंडरगोनिक प्रोसेस, इट इज
एक्सर्गोनिक प्रोसेस, और ये आपका डुअल रोल की तरह काम करता है, मतलब एक्सर्गोनिक प्लस एंडरगोनिक दोनों की तरह। एक्सर्गोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है। एंडरगोनिक का मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी आपकी यूज की गई है, मतलब उसमें आपकी कंज्यूम करी गई है एटीपी। तो ये जो डिफरेंस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिज्म, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इस बात को, क्योंकि पेपर के अंदर कुछ ऐसे भी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए कि पूछा गया कि ग्लाइकोलिसिस आपका कैसा पाथवे है, आपका कैटाबॉलिज्म है, एम्फीबॉलिज्म है, या फिर क्रैब साइकिल की बात करें तो वो किस तरीके का पाथवे है, तो वो है आपका एक तरीके का एम्फीबॉलिज्म पाथवे। अगर हम क्रैब साइकिल की बात करें, क्योंकि क्रैब साइकिल की जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, अगर हम आगे चलेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन कब हो रही है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी देखे गए हैं कि आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस कब होता है, या फिर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल वे में आप उन्हें नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं कहूं कि आपसे कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस में जो आपके रिवर्सेबल हैं, कौन से इरिवर्सेबल हैं, या फिर कौन से एंजाइम है जो फॉस्फेटेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, या फिर हम बात करें ऐसे कौन से एंजाइम है जो आइसोमरेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस की तरफ और जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को, किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो होता है वो रन होता है। सबसे पहले हमने बात करी थी क्विक रिकैप के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी से किस तरीके से आपके एटीपी फॉर्म होंगे, एनर्जी को किस तरीके से ट्रैप करा जाएगा। फिर उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करा है। अब ग्लाइकोलिसिस कैसा पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये आपका एक कैटाबॉलिज्म पाथवे है, क्योंकि इसमें जो है प्रोड्यूस हो रहा है एटीपी। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये होती है क्या। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, या फिर किसी भी स्पीशीज की बात करें, तो उन सभी के अंदर, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो सभी के अंदर ये साइकिल्स होती है। तो इस साइकिल को कहा गया है, इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल को कहा गया है, इट इज अ यूनिवर्सल, मतलब इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे, इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे, सभी के अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, नहीं, एनिमल्स के अंदर भी है, यूकैरियोट्स के अंदर भी है, और आपके फंजाई प्लांट्स सभी के अंदर है। ध्यान रखिए बात है। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ऑफ द सेल। अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे रिएक्शन होगी। एंड इट इज एनारोबिक प्रोसेस, डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑक्सीजन, मतलब इट इज एनारोबिक। एनारोबिक का कहने का मतलब यहां पे ये है कि ऐसा नहीं है कि इसे ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इसे ऑक्सीजन चाहिए, मतलब हम कहें कि क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट यूज नहीं है। इस पाथवे को अगर अभी हम जो साइकिल्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का एज सच इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिख रहा हमें। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, तो उनकी फंक्शनैलिटी को, उनके एक्टिवेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इट इज अ एनारोबिक प्रोसेस। ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखिए, ग्लाइकोलिसिस के बारे में एनारोबिक है। ठीक है, अभी हम एनारोबिक और एरोबिक के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं। कि अगर हम एरोबिक की बात करें तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एनारोबिक की बात करें तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस है। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है और प्रेजेंस में क्या होता है, इन सभी चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे भी। डिस्कवर्ड बाय द गुस्टव एम्डन, ऑटो मेयरसॉफ एंड जेकब कैरोल पार्नेस, मतलब इस पाथवे के जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम के बेसिस पे ही इस पाथवे का दूसरा जो नाम है एम्बेडेड मेयर्स ऑफ पेरेंट्स पाथवे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन अ 10 एंजाइमेटिक कैटालाइज स्टेप। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस, ये 10 स्टेप का प्रोसेस है। 10 स्टेप प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। लोकेशन कहां थी इसकी? लोकेशन थी सेल साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट कहां था? ये सभी स्पीशीज में प्रेजेंट रहता है। इट इज अ यूनिवर्सल, प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज, एंड इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे, यूनिवर्सल पाथवे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ग्लाइकोलिसिस के बारे में। लोकेशन, प्रेजेंट। अब हम बात करें ग्लाइकोलिसिस के बारे में, इसके अंदर 10 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें से आपके फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और आपका 10th स्टेप जो है वो आपका इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है मतलब इसको, इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी के जितने भी स्टेप है, रेस्ट ऑल स्टेप आर रिवर्सिबल, मतलब उन रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जाकर के देखोगे जब भी हम साइकिल्स को देखेंगे। ठीक है, अब इसको 10 स्टेप की रिएक्शंस हैं। अब इन 10 स्टेप की रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब इसमें एनर्जी हम देंगे, एनर्जी बॉडी खुद देगी इस प्रिपरेटरी फेज में, या फिर हम कहें इन्वेस्टमेंट फेज में। दूसरा होता है क्लीवेज फेज, मतलब इसमें डिवाइड होगा, कुछ क्लीवेज होगा। बेसिकली क्लीवेज का मतलब होता है डिवाइड होना, बेसिकली डिवीजन, डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। पे ऑफ फेज मतलब एनर्जी जनरेशन फेज, इसमें एनर्जी जनरेट हो रही है। एक स्टेप था सबसे पहला जो था आपका एनर्जी गिविंग यानी कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट। दूसरा था, लास्ट वाला था पे ऑफ फेज, मतलब जिसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है, बेसिकली जनरेट करी जा रही है।
और बीच में जो था वो था आपका क्लीवेज फेज। ये 3 स्टेप जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से स्टेप में क्या चीज परफॉर्म होगी। अब अब बढ़ते हैं फटाफट से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को हम देखते हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ है, ये सेल के अंदर है। कहाँ प्रेजेंट है आपका, सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म में ही इसके डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं, वही प्रेजेंट है। जैसे हेक्सोकाइनेस की बात करें, हेक्सोकाइनेस क्या करेगा, एक एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है और एडीपी में कन्वर्ट कर देता है और क्रिएट करता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फर्दर कन्वर्ट होता है, इसका इंटर कन्वर्जन चलता है, क्योंकि मैंने बताया था आपका ये था फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये है इसका सेकेंड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप। ठीक है, अब फर्स्ट, थर्ड और आपका 10th स्टेप, ये जो है आपके कैसे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि दीज आर द इरिवर्सिबल, इनको रिवर्स नहीं कर सकते। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फाइनली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा जाता है बाय द आइसोमरेज एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। ये रहा, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को वापस से हम काइनेज देंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अभी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है ये फाइनली एटीपी का यूज करके इसका जो एक फॉस्फेट है उसको फाइनली फ्रक्टोज पे अटैच कर देता है और क्रिएट कर देता है आपका फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। मतलब एटीपी से एडीपी बन रहा है, एटीपी से क्या क्रिएट हो रहा है, एटीपी से आपका क्रिएट हो रहा है एडीपी प्लस पीआई। अब ये जो पीआई था ये कहां चला गया, ये चला गया आपका इस कंपाउंड के ऊपर, और ये क्या बन गया, पहले इसकी 6th पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब इसके 6th पोजीशन के साथ साथ एक फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट आ गया, तो बन गया आपका फ्रक्टोज 16 डाई फॉस्फेट। अब इस फ्रक्टोज 16 डाई फॉस्फेट के ऊपर आपका वर्क करता है एल्डोलेज एंजाइम। ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, ये बेसिकली डिवाइड करेगा, आपके दो तरीके के प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। एक होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP भी कहते हैं इसे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये फाइनली इंटर कन्वर्जन में रहता है, मतलब एक और एंजाइम जो होता है जैसे ट्रायोफॉस्फेटेज आइसोमरेज। एल्डोलेज ने क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट और एक है आपका 3 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन होता है, मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी आपका डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इंटर कन्वर्जन इनके बीच में चलता है, तो वो इंटर कन्वर्जन करवाने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, वो एंजाइम है आपका ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। इस एंजाइम को आपको याद रखना है, ये इंटर कन्वर्जन के लिए होता है। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट का ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब मान लीजिए अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो यहां पर कितने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए, आपके दो हो गए, क्योंकि एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो एल्डोलेज एंजाइम की मदद से क्रिएट करा गया था, एक तो ये था, इसमें +1 और हो जाएगा, तो मतलब क्रिएट हो जाएंगे आपके दो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मतलब एक ग्लूकोज से आपके 1 ग्लूकोज से क्या हुआ, 1 ग्लूकोज था, आपके कितने क्रिएट हुए, दो, कितने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को आपको फर्दर कन्वर्ट करा गया आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजनेज में 1,2 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,2 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। फर्दर कन्वर्जन से पहले इसके अंदर फाइनली आपका एक और फॉस्फेट ऐड करा गया बाय द यूज ऑफ NAD कोफैक्टर। इस एंजाइम ने NAD कोफैक्टर एज लिया और उसे NADH में कन्वर्ट करा, और आपका दो PI यूज होंगे, क्योंकि यहां पे दो हो जाएगी, दो रिएक्शन चलेंगी, तो दो PPI हो जाएंगे, दो PPI हो गए, और फाइनली आपके दो PPI कहां जरा आ गए, 1,2 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। अब 1,2 डाइफॉस्फोग्लिसरेट को फाइनली कन्वर्ट करा जाता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में। काइनेज की मदद का मतलब क्या है कि यहां पर आपका एडीपी जो है वो फाइनली एटीपी में कन्वर्ट होगा। मैं 10 बार बता चुका हूं कि काइनेज का मतलब क्या होता है, कि इसमें आपका एटीपी जनरेट होगा, जहां भी काइनेज आ गया वहां पर फॉस्फेट जो है वो फाइनली एटीपी में जुड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। एटीपी से आपका एडीपी से एटीपी क्रिएट हो गया, आपका एडीपी प्लस पीआई होगा, और यहां पर आपका एटीपी क्रिएट हो गया, मतलब एक एटीपी यहां पे बन गया। ये पहला एटीपी है जो क्रिएट हुआ है यहां पर। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कितने एटीपी क्रिएट हुए, दो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल चलते हुए आ रहे हैं ना हमारे ऊपर से, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अब यहां से 1,2 पे था तो डाइफॉस्फोग्लिसरेट था, और फाइनली यहाँ पर कितना बचा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट ओनली। अब फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, म्यूटेज एंजाइम क्या करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को फाइनली 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट फाइनली एनोलेज एंजाइम की मदद से क्रिएट कर देगा आपका H2O। H2O एक मॉलिक्यूल जो वाटर बेसिकली आपका एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। अब ये एनोलेज एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्रिएट करता है।
फॉस्फेनोल पायरुवेट पायरुवेट काइनेस की मदद से क्रिएट करता है आपका एक एटीपी, और काइनेस फिर से आया तो याद रखना है आपका एटीपी जनरेट होगा ही होगा, और पायरुवेट आपका फाइनली क्रिएट हो चुका है। मतलब कितने पायरुवेट क्रिएट हुए? आपके 2 पायरुवेट क्रिएट हुए। क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि आपका यहां पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का इंटरकन्वर्जन हुआ किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेटेज आइसोमरेज। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने कन्वर्ट हुए? 1 ग्लूकोज, 10 स्टेप का प्रोसेस, 10 स्टेप का प्रोसेस, और आपके क्रिएट कितने हुए? 2 पायरुवेट। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। और पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो आपने देखा कि इसमें कहीं कार्बन का लॉस नहीं है, कार्बन का कहीं भी लॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब ना तो इसमें O2 का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही इसमें CO2 का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एनारोबिक प्रोसेस, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ ना तो O2 का है ना ही CO2, किसी भी तरीके के इसमें यूज ही नहीं है। ठीक है, तो कार्बन ना तो बढ़े हैं ना ही घटे हैं, बेसिकली कन्वर्ट हो गया है 1 ग्लूकोज आपके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का फेट क्या है? अब इन पायरुवेट्स का क्या हुआ आगे चल करके, इनकी बात करेंगे अभी हम। अब एक बात आपको यहां पे समझनी है इस पूरी साइकिल के बारे में, आपने इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स पढ़े हैं। अब इन डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स ने डिफरेंट डिफरेंट एटीपी प्रोड्यूस करे हैं। कहीं जो हमने जो सबसे पहला फेज था इसमें यहां से लेकर यहां तक का जो आपको ध्यान रखना है, ये जो था, ये फर्स्ट 3 स्टेप्स जो थे, ये थे आपके इन्वेस्टिंग फेज, जिनको आपने बात करी थी पे ऑफ फेज। जब पीछे हम पढ़ करके आए थे ना, ये प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज और क्लीवेज फेज, यही दीज आर द इन्वेस्टमेंट फेज, दीज आर द इन्वेस्टमेंट फेज, इन्वेस्टमेंट फेज, इन्वेस्टमेंट फेज, या फिर इन्हें हम बात करें प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। ये था आपके प्रिपरेटरी फेज। फिर उसके बाद था, ये था आपका क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि एल्डोलेज एंजाइम ने फाइनली आपका दो क्लीवेज क्रिएट करे, दो डिफरेंशिएट करा दो मॉलिक्यूल्स को, एक था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक था आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इनको आपको ध्यान रखना है, दीज आर द क्लीवेज फेज। फिर उसके बाद जितने भी थे यहां से लेकर के यहां तक के, ये थे आपके पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। तो ये 3 फेजेस में आपकी पूरी साइकिल्स डिवाइड हुई है, जिसमें आपके फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है, और जिसमें आपके पे ऑफ फेज में, या फिर हम बात करें पे ऑफ फेज में, टोटल 4 एटीपी जो है वो जनरेट हुए। 4 एटीपी कैसे जनरेट हुए? 2 आपके यहां पर जनरेट हुए, यहां पर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल चलते हुए आ रहे हैं, 2 एटीपी यहां पर क्रिएट हुए और 2 एटीपी यहां पर क्रिएट हुए। तो 2 एटीपी और 2 एटीपी कितने हो गए आपके? 4 एटीपी। किसमें? पे ऑफ फेज में 4 एटीपी। और जबकि इन्वेस्टमेंट फेज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट फेज में आपके 2 एटीपी यूज भी तो हो गए। ये देखो, एक ये एटीपी यूज हो गया यहां पे जो आपको दिख रहा है, और एक ये एटीपी यहां पे यूज हुआ है। अब नेट एटीपी कितने हो गए? जब 2 एटीपी यूज हो गए आपके इन्वेस्टमेंट फेज में, इन्वेस्टमेंट फेज में, तो आपके कितने एटीपी क्रिएट हो गए? टोटल 2 एटीपी। 2 एटीपी क्रिएट हुए प्लस आपके 2 NADH क्रिएट हुए हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कहां पे? आपके पे ऑफ फेज में देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट हो रहा है आपका 1,2 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में, यहां पर ये देखिए, ये जो इंटर कन्वर्जन है ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपके 2 NADH जो है वो क्रिएट हुए हैं। तो अगर हम नेट एटीपी गेन की बात करें, एटीपी की अकाउंटिंग की बात करें, तो एटीपी यूज कितने हुए हैं? इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी, और प्रोड्यूस कितने हुए हैं? 0। पे ऑफ फेज में बात करें तो एटीपी यूज कितने हुए हैं? 0, और प्रोड्यूस कितने होते हैं? 4। तो नेट गेन और एटीपी की बात करें तो एक्चुअल में आपके केवल 2 ही एटीपी जो है वो आपके क्रिएट हुए हैं ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे की बात करें, ग्लाइकोलिसिस की, तो इसमें आपके 2 एटीपी क्रिएट हुए हैं प्लस आपके 2 NADH क्रिएट हुए हैं। अब ये एटीपी का यूज किया जा सकता है, लेकिन ये NADH जो है ये फर्दर आपके जाते हैं क्रैब साइकिल के अंदर। ठीक है, क्रैब साइकिल के अंदर से फाइनली ये जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए फाइनली इनका एटीपी जनरेशन होता है। ध्यान रखना है इस बात का आपको। तो ये थी आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अब इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या क्रिएट हुआ है? आपके एटीपी के बारे में हमने जान लिया, 2 एटीपी क्रिएट हुए प्लस 2 NADH क्रिएट हुए, और हमारे 2 पायरुवेट भी क्रिएट हुए हैं, पायरुवेट। अब इस पायरुवेट का फेट क्या है? पायरुवेट का आगे चलकर क्या होगा इस बात के ऊपर, ये इस बात के ऊपर डिपेंड है कि आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है। यहां से शुरुआत होती है आपकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की। रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट करा था, रेस्पिरेशन फाइनली सेल के अंदर गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज का क्या हुआ? पार्शियल ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, जो थी आपकी साइकिल ग्लाइकोलिसिस। ये यूनिवर्सल पाथवे है, ये सभी स्पीशीज में सेम टू सेम रहती है। ये 10 स्टेप की प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है, बाकी जो स्टेप्स हैं वो सभी के सभी रिवर्सिबल है। इसके अंदर जो पे ऑफ फेज होता है, एक क्लीवेज फेज है, और फाइनली एक जो सबसे पहला फेज था वो था आपका इन्वेस्टमेंट फेज, जिसे आप प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। इस प्रिपरेटरी फेज में आपके 2 एटीपी यूज करे जाते हैं। इस पूरी साइकिल को याद करने का सिंपल फॉर्मूला यही है कि आपको इसे एक बार सोने से पहले और एक बार उठने के बाद
याद रखना है और रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज करते रहोगे, जितना इसे रिवाइज करते रहोगे, बार 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 बार, एक बार बिना देखे लिखिएगा और फिर उसके बाद लिख करके वापस से इसे चिपका दीजिए दीवार के ऊपर और इसे बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको ये एकदम कंठस्थ हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल। तो अब जो दो पाइरुवेट बने हैं, इतना हमने बात कर लिया कि दो पाइरुवेट क्रिएट हो गए। अब ये डिपेंडेंसी क्या है इसकी, इसका ये किस पे ऊपर डिपेंड है, इसका होगा क्या। जो दो पाइरुवेट बने हैं, अब इन दो पाइरुवेट को फाइनली ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंट है, तो इसका होगा फाइनली रेस्पिरेशन का आगे का प्रोसेस जो हमने पहले डिस्कस करा था। मतलब कि ये जाएगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स पीडीएच कॉम्प्लेक्स के थ्रू और आपका एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम के बाद फाइनली ये क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल ध्यान रखना है। तो ये होगा आपका नॉर्मल जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, नो ऑक्सीजन, ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, इसी फर्मेंटेशन को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से देखते हैं क्या होता है। देखो, फेट ऑफ पाइरुवेट डिपेंड अपॉन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी कैसी है ऑक्सीजन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पाइरुवेट कैसा होगा। अब एरोबिक कंडीशन अवेलेबल है, मतलब कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा तो फाइनली पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से यहां पे पीडीएच एंजाइम आएगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, पीडीएचसी भी कहते हैं इसे, फुल फॉर्म नाम है इसका पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये इसका पूरा नाम है एंजाइम का। इसके अंदर तीन तरीके के एंजाइम आते हैं, E1, E2 और E3। इन तीनों एंजाइम के अलग अलग नाम होते हैं जिनके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं रखा है, क्योंकि बहुत हायर लेवल की बात हो जाती है कौन कौन सा एंजाइम है, कौन कौन से इसके कोफैक्टर रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है केवल। अगर एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तो आपका क्या होगा, पाइरुवेट से फाइनली आपका पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब जो तीन कार्बन के दो हैं, यहां पर कितने हैं, दो आपके पाइरुवेट हैं तीन कार्बन के। कोएश का मतलब कुछ नहीं है, आपका कोएंजाइम ए है, दिस इज कॉल्ड कोएंजाइम ए विद द सल्फाइडरल ग्रुप, और ये एनएडी एज अ कोफैक्टर यूज करा गया है और फाइनली कन्वर्ट करा गया एसिटाइल कोएंजाइम, जो आपका दो कार्बन प्रोडक्ट है। दो कार्बन प्रोडक्ट का मतलब है कि यहां पर आपके दो एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब चार कार्बन ये निकल गए आपके यहां से, कितने निकले थे, छह, क्योंकि दो तिया छह होता है, तो छह कार्बन आपके यहां से निकले थे पाइरुवेट के, जिसमें चार कार्बन के आपके दो दो क्या क्रिएट हो गए, एसिटाइल कोएंजाइम में, प्लस आपका दो कार्बन यहां पे ये निकल गए, तो दो CO2 यहां से ये निकल गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और NADH आपका क्रिएट हुआ है और फाइनली आपका एक H पॉजिटिव प्रोटॉन आयन क्रिएट हुआ है, निकला है एनवायरमेंट में। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो किस तरीके से आपका एसिटाइल कोएंजाइम क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम में फाइनली जाएगा आपका क्रैब साइकिल पे। ये है क्रैब साइकिल। ये क्रैब साइकिल कहां होती है, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हम। एसिटाइल कोएंजाइम से फाइनली आपका क्रैब साइकिल किस तरीके से परफॉर्म होगी, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो फोकस कर रहे हैं, अब जो हम फोकस करने वाले हैं, वो बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में बेसिकली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, केवल CO2 अगर कंडीशन है तो वहां पर ये रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। अब दो जगह फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। एक तो मसल्स की बात करें, ह्यूमन मसल्स की, जहां पे एक्सरसाइज के वक्त आपकी बॉडी के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है। और वो लैक्टिक एसिड क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपकी मसल्स के अंदर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन हैवी ब्रीथिंग की वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर लैक्टिक एसिड का जनरेशन हो रहा है और NADH फाइनली यूज हो रहा है। आपने देखा, क्या देखा, ध्यान देखो फिर से, जो ये ग्लाइकोलिसिस थी, ग्लाइकोलिसिस में क्या क्रिएट हो रहा था, रेड पेन की जगह किसी और पेन से लेते हैं। देखो, दो ATP क्रिएट हो रहे थे और आपके दो NADH क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब प्लस दो पाइरुवेट भी क्रिएट हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। एनारोबिक कंडीशन हुई है, एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रहा है भाई। फर्मेंटेशन प्रोसेस कहां हुआ है, सबसे पहली जगह हम बात करें तो मसल्स में होता है, ह्यूमंस के एक्सरसाइज के वक्त, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज दो NADH यूज हुए थे और प्रोड्यूस हुए थे और दो पाइरुवेट बने थे। अब ये दो पाइरुवेट दो NADH का, उन्हीं दोनों NADH का यूज करके फाइनली आपका लैक्टिक एसिड क्रिएट कर देंगे और आपका एक कोफैक्टर NAD रिलीज कर देंगे, ठीक है। मतलब वापस से NADH का NAD में कन्वर्जन हो गया। मतलब जो हमने दो NADH कमाए थे आपके पे ऑफ फेज के अंदर, जो हमने दो NADH कमाए थे यहां पे पिछली स्लाइड में, जो दो NADH कमाए थे, इनको वापस से हमने इन्वेस्ट कर दिया किसमें, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, हमारी मसल के अंदर। और क्रिएट क्या हुआ है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ध्यान रहेगी ये बात। अब यीस्ट की अगर हम बात करें, यीस्ट के अंदर, यीस्ट जो होता है, एक तो ह्यूमन के अंदर कहां होता है, मसल के अंदर। क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, मतलब क्या हुआ कि लैक्टिक एसिड जनरेट हो गया। दूसरा हम एग्जांपल की बात करें, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये फाइनली इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है इनके अंदर।
स्टेप वन की बात करें तो पायरुवेट को सबसे पहले, यहां पर दो पायरुवेट की बात हो रही है, तो दो एसिटाल्डिहाइड क्रिएट होंगे कौन से एंजाइम की मदद से? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। इसे टीपीपी रिक्वायरमेंट है, मतलब थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट याद रखना है। ये एज अ कोफैक्टर क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ना इसलिए मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं, आप वो जेनेटिक्स ले लीजिए, आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, आप प्लांट फिजियोलॉजी ले लीजिए, एनिमल फिजियोलॉजी ले लीजिए, इन सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम आते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म भी मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, एंजाइम के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है कि किस तरीके से एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी को आपको ट्रैप करना है एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है वो सभी के सभी एटीपी की रिक्वायरमेंट रखती है, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी ही एटीपी है। अब जो यीस्ट है, यीस्ट की भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस करने के लिए। अब उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो रन हो गया, लेकिन अब वो क्या कर रही है, उसके अंदर CO2 की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब वो एक एनारोबिक प्रोसेस परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से वो इथेनॉल प्रोड्यूस कर पा रही है। अब उसके अंदर दो पायरुवेट जनरेट हुए हैं, अब वो दो पायरुवेट को क्या कर रही है, वो फाइनली एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रही है, प्लस CO2 रिलीज कर रही है, तो जिसमें आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एज अ एंजाइम वर्क करेगा, प्लस आपका ये कोफैक्टर इसे रिक्वायर रहेगा टीपीपी, जिसका नाम है थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब स्टेप 2, ये इसी एसिटाल्डिहाइड को वापस से NADH की रिक्वायरमेंट जो उसने कमाए ग्लाइकोलाइसिस में, वही दो यहां पर, क्योंकि दो एसिटाल्डिहाइड होंगे, ठीक है, और दो CO2 फाइनली रिलीज हो जाएंगे। अब यही दो एसिटाल्डिहाइड और दो NADH आपके यूज होंगे और वापस से NAD की रिक्वायरमेंट, NAD प्रोड्यूस हो जाएगा और इथेनॉल वापस से प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसमें एंजाइम जो वर्क करेगा वो करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आपके इथेनॉल प्रोडक्शन में। दो एंजाइम यूज हुए हैं, एक आपका पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट को डीकार्बोक्सिलेज मतलब डीकार्बोनेट करा जा रहा है, मतलब कार्बन उसमें से हटाया जा रहा है। पायरुवेट 3 कार्बन का प्रोडक्ट है और जिसमें से आपका एसिटाल्डिहाइड बनाया जा रहा है और आपका CO2 रिलीज करा जा रहा है। एक CO2 तो इधर निकल गया, तो 3 कार्बन के पायरुवेट में से क्या बचा, आपका 2 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड ये 2 कार्बन वाला और 2 मॉलिक्यूल है, और 2 NADH, दो जो आपने पे ऑफ फेज में कमाए थे, वो फाइनली उनका यूज करके इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, इथेनॉल प्लस NAD रिलीज करता है। अब ये जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल क्या करेगा, ये फाइनली टॉक्सिक होता है नेचर में। किसके लिए? जो इसे प्रोड्यूस करता है, मतलब सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसी के लिए ही टॉक्सिक हो गया है। अब इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर ये 13% से ज्यादा हो जाए, उसके उसके उस एनवायरमेंट के अंदर अंदर अगर वो 13% से ज्यादा हो जाए तो वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को ही किल कर देगी, 13% से ज्यादा हो जाए। तो आप सोच रहे हो कि किस तरीके से कितना हार्मफुल है ये। तो यीस्ट के अंदर कैसे पायरुवेट फाइनली कन्वर्ट करता है पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड इन द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, प्लस टीपीपी एज अ कोफैक्टर। फिर उसके बाद फाइनली एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से इथेनॉल में, और ये इथेनॉल वेरी टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक फॉर द यीस्ट, ठीक है, अगर 13% से ज्यादा हो जाए, ठीक है। अगर हम नेट एटीपी फर्मेंटेशन की बात करें, ग्लाइकोलिसिस में अगर फर्मेंटेशन, अगर ये उन्हीं के अंदर होता है जो आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फाइनली जैसे हम यीस्ट के केस में बात करें तो उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस रन हुई बेटा, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस रन हुई तो उसके अंदर कितने, 2 एटीपी इसे जनरेट हुए थे, नेट एटीपी प्लस आपके 2 NADH। अब यहां से बना हमारा पायरुवेट, कितने पायरुवेट बने हैं, 2 पायरुवेट बने हैं, ठीक है, और ये 6 कार्बन का है और ये आपके 3 कार्बन के हैं, और इसका मॉलिक्यूल कितना है, 1 मॉलिक्यूल। तो ये था यीस्ट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये तो यूनिवर्सल पाथवे। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर आपका क्या हुआ, इसी 2 NADH का यूज किया गया और फाइनली पायरुवेट से आपके इथेनॉल प्रोड्यूस किया गया, इथेनॉल प्लस आपका NAD क्रिएट करा गया। और यही पायरुवेट का वापस से अगर हम मसल्स की बात करें, ह्यूमन मसल्स की एक्सरसाइज के वक्त, तो आपका लैक्टिक एसिड प्लस आपका NAD एज अ रिलीज करा गया। अब ये NAD क्या आ जाएगा, ये वही वापस से ग्लाइकोलाइसिस में जाकर के आपका यूज हो जाएगा NADH प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किस तरीके से, अब कितने एटीपी जनरेट हुए, टोटल आपके 2 ही एटीपी जनरेट हुए हैं इस टोटल फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ। ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर केवल 2 ही एटीपी जनरेट होंगे टोटल, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस से बात करें, ठीक है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन से बात करेंगे तो टोटल एटीपी कितने जनरेट होंगे, एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज की बात हो रही है। फर्मेंटेशन प्रोसेस है तो इसमें केवल 2 ही एटीपी। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में और भी साइकिल आएंगी, क्योंकि अभी हमने जब पीछे देख करके आए कि एरोबिक कंडीशन में देखो यहां पर क्या होगा। एरोबिक कंडीशन में मैंने आपको बताया कि एसिटाइल कोएंजाइम है जो कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली उसको क्रैब साइकिल के अंदर लाया जाएगा। क्रैब साइकिल के बाद ये फाइनली आपका एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और आपका एटीपी सिंथेस वर्क करेगा, जिसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 38 एटीपी रिलीज होंगे, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो देखा आपने कि एरोबिक और एनारोबिक की मदद से क्या होता है, मतलब फर्मेंटेशन
क्या है, फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होगा, और फर्मेंटेशन जब हो रहा है तो फर्मेंटेशन में केवल 2 ही एटीपी जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 38 टू 36, ये 36 और 38 के बीच में कंफ्यूजन मत रहना, ये डिपेंडेंसी पे है। जब हम एटीपी सिंथेसिस पढ़ेंगे तो 36 क्या होते हैं, 38 क्या होते हैं, तभी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये था नेट एटीपी इन द फर्मेंटेशन। आपने अभी की क्लास में क्या पढ़ा, आपने इतना पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस किस तरीके से परफॉर्म होता है, कहां परफॉर्म होता है, किन किन के अंदर परफॉर्म होता है, और कौन से फेजेस होते हैं, और उन कौन से फेजेस में कितने एटीपी जनरेट होते हैं, और कौन कौन से उसमें मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट जनरेट होता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, और कितने एटीपी। फिर उसके बाद हमने बात करी जो पायरुवेट बना है, उस पायरुवेट के 2 फेट हैं, एक है आपका एरोबिक और एक है एनारोबिक। एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, वो फाइनली 36 टू 38 एटीपी यूज करेगा, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो आपका क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फाइनली एटीपी सिंथेसिस से एटीपी जनरेट करेगा बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस आ जाता है, अगर फर्मेंट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा और लैक्टिक एसिड जनरेट होगा, यहीं पर आपके कितने, केवल 2 ही एटीपी जनरेट होंगे। और यीस्ट की बात करें तो वहां पर भी आपका इथेनॉल प्रोडक्शन होगा और आपके केवल 2 ही एटीपी यूज होंगे। ध्यान रखनी है इस बात को। अब की पॉइंट्स रिगार्डिंग द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की मैंने बात कही थी कि टॉक्सिक होता है, जो इथेनॉल प्रोडक्शन यीस्ट के द्वारा किया जा गया है, तो ये काफी ज्यादा टॉक्सिक है। अब ये यीस्ट के लिए टॉक्सिक है कब, क्योंकि जब ये अगर 13% से ज्यादा हो जाए, तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रिंक्स आती हैं, जब हम वाइन की बात करें, बियर्स की बात करें, रम की बात करें, विस्की की बात करें, वोडका की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीवरीज आती हैं। हंसने की बात सिर्फ इतनी सी है कि पढ़ाई जो है ना, वो हमें एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या चीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में भी बताती है। कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, मैं जो हूँ अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस बात को जानकर के आपको हैरानी होगी कि मैं अल्कोहल कंजप्शन अभी तक तो यूज करा नहीं है, ना ही मैं करता हूं बिल्कुल भी, और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब 13% से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो यीस्ट के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट हमने बात करी, बियर्स की बात करी, अल्कोहल की बात करी, वोडका की बात करी, हमने वाइन की बात करी, तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपकी ब्रीवर्स हैं, तो उन सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है। मतलब किसी में 13% है, किसी में 42% है, किसी में 4% है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं फर्मेंटेशन के। ओनली 7% ऑफ अ टोटल ग्लूकोज एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, मतलब लेस देन 7% ही आपका रिलीज होती है एक ग्लूकोज में फर्मेंटेशन के वक्त, क्योंकि आपकी सारी की सारी कहां हो गई, वेस्ट हो गई ना फर्मेंटेशन में। मोस्ट ऑफ एनर्जी रिमेन्स स्टोर्ड इन इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड, मतलब सारी की सारी एनर्जी कहां स्टोर है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड में। आपने देखा कि जब आप कोई भी ऐसा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करने के बाद आपको गर्मी सी लगने लगती होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, लैक्टिक एसिड। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको गर्मी, पसीना बहुत ज्यादा, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन इतनी ज्यादा चलने लगती है जिससे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, धीरे धीरे आप जो सांस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है, हैवी ब्रीथिंग करने लगते हो। दैट इज वाई द फर्मेंटेशन इज द इनएफिशिएंट, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि वो एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है। उसमें एनर्जी जो है वो कहां स्टोर होगी, आपके इथेनॉल और लैक्टिक एसिड के अंदर। वो आपकी एटीपी की फॉर्म में नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, रिप्रोडक्शन की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट की बात करें, तो उसके लिए है ही नहीं, एटीपी नहीं है। वो कहां स्टोर हो गया, वो इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया एनवायरमेंट में, या फिर लैक्टिक एसिड आपकी मसल के अंदर जनरेट हो गया। मैक्सिमम अल्कोहल इन नेचर फर्मेंटेशन, नेचुरल फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर केवल 30% रहेगा। सिंस यीस्ट डाई एट द अप्रोक्सीमेटली 30% से अगर ज्यादा हो जाएगा तो मर जाएगी, 30% हो जाएगा नियर बाय तो मर जाएगी यीस्ट। नेचुरली फर्मेंटेड बिवरेजेस जितने भी होते हैं उनके अंदर 12% से लेकर 13% तक अल्कोहल रहता है, नेचुरली जो बिवरेजेस होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स, अल्कोहल इज टॉक्सिक टू द यीस्ट। ये लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग, क्योंकि अगर आप देखते हो ना कि ज्यादा एक्सरसाइज करते करते आपकी जो मसल होती है वो दुखने लगती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट होने लगा है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगा है। यीस्ट डाइज एट अबाउट 13% ऑफ अल्कोहल कंसंट्रेशन, मतलब 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन पे यीस्ट जो है वो डाई हो जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं बिवरेजेस की बात करते हैं। जैसे बियर की बात करें तो फर्मेंटेशन, ये नेचुरल फर्मेंटेशन से और क्रिएट करी जाती है बियर्स, और जिसमें 4 से 8% तक, मतलब इसमें सैक्रोमाइसिस सर्विस से यीस्ट आपका रहेगा। वाइन की बात करें तो फर्मेंटेड ओनली 10 से लेकर 30% तक, मतलब इसमें भी चांसेस होते हैं आपके, अगर आप 10% 12% अगर लेंगे अल्कोहल कंसंट्रेशन तो आपका यीस्ट उसमें लाइव रहेगा। विस्की की बात करें तो इस पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसे डबल डिस्टिलेशन करा जाता है, फिर और डिस्टिलेशन पे डिस्टिलेशन करा जाता है। फर्मेंटेशन प्लस डिस्टिलेशन तो आपकी विस्की क्रिएट होती है। मोर रिफाइंड फर्मेंटेशन, रिपीट डबल डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन प्लस रिपीट डिस्टिलेशन अप्रोक्सीमेटली 40 to 95% वोडका के अंदर। तो इस तरीके से आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रीविंग है वो क्रिएट करी जाती हैं, जिनकी हम बात करें उनमें कितना परसेंट क्यों होता है, इसलिए क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर रहती है। वोडका की बात करें या फिर हम बात करें हीट एनर्जी रहेगी उनके अंदर,
उनके अंदर ऐसा नहीं है कि आप उन्हें जाकर के पीने लगो। मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ भैया जाकर के पियो, बिल्कुल बहुत गंदी चीजें होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन क्रिएट कर देंगी अगर आप इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाएगी तो आपकी लिवर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लिवर के ऊपर इफेक्ट पड़ने का मतलब है कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर सत्यानाश। तो ध्यान रखना है आपको। तो इन सब चीजों से दूर रहिए और बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करा और फिर उसके बाद हमने फर्मेंटेशन को डिस्कस करा, और शुरुआत में जो हमने डिस्कस करा था वो एक बीच में कनेक्शन ब्रिज बिठाया था कि आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है तो ग्लाइकोलिसिस सभी के अंदर होगी, लेकिन अब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बाद डिपेंड करता है कि मसल के अंदर फर्मेंटेशन होगा, यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है बॉडी के अंदर तो उसका फाइनली आपका रेस्पिरेशन आगे बढ़ेगा, यानी कि रेस्पिरेशन साइकिल आगे बढ़ेगी। और पायरुवेट जो प्रोड्यूस हुआ है, पायरुवेट जो प्रोड्यूस हुआ है आपका ग्लूकोज से, तो वो फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए और फिर उसका क्रैब साइकिल के बाद फाइनली आपका क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस से एटीपी क्रिएट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। बने रही बायोनेक्टर्स के साथ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद द बायोनेक्टर्स एंड हिट द बेल आइकन।